Hello friends, welcome to our channel UPSC Next. This is Manish Srivastav. As you know, we have started a series on Mission MPPSC. This is lecture number 5. In this lecture, we will talk about the important questions that will be asked in the upcoming examination. So let's start with our lecture. The first question of today's session is, who is the chief officer in Panchayat Samiti? यहाँ से मैंने जो आपका म्यूनसिपैलिटी है वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में इन्वॉल्व किए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से एमपी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बताना है कि हु इज़ द चीफ ऑफिसर इन पंचायत समिति, डिसेमिनेशन ऑफिसर, डेवलपमेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट या ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं। तो ये आपको बताना है कि हु इज़ द चीफ ऑफिसर इन पंचायत समिति, डिसेमिनेशन ऑफिसर, डेवलपमेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट या ऑफिस सुपरिटेंडेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो याद रखेंगे, चीफ ऑफिसर जो होते हैं पंचायत समिति में उनको डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। और पंचायत समिति एक इंटरमीडिएट लेवल की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की एक इंटरमीडिएट लेवल पे काम करने वाली समिति होती है, काउंसिल होती है, जिसको पंचायत समिति कहा जाता है। जो इंटरमीडिएट पंचायत है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत होती है, जो तहसील, मंडल परिषद, क्षेत्र पंचायत, तालुका, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं। एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पंचायत समिति इज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है पंचायत समिति का, उसी को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। द डेवलपमेंट ऑफिसर इज एन ऑफिसर ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज। मतलब अगर आप एमपीपीएससी एग्जाम क्रैक करेंगे तो आपको ये पोस्ट पे जाने के लिए चांसेस हैं कि डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है स्टेट सिविल सर्विसेज का होता है। और पंचायत समिति इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ जनपद पंचायत। तो पंचायत समिति का दूसरा नाम भी याद रखेंगे कि जनपद पंचायत जो होती है, 3 टायर सिस्टम जो पंचायत में होता है, उसी को पंचायत समिति बोला जाता है। Now we are moving toward the next question. Next question is, which of the following organization released the Living Planet Report 2020? जो Living Planet की रिपोर्ट जो है 2020, ये किस बॉडी या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन? एंड द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसको WWF कहा जाता है। तो WWF जो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो पब्लिश करती है हर 2 साल में, एंड इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ट्रेंड्स इन ग्लोबल डाइवर्सिटी एंड हेल्थ ऑफ द प्लैनेट की ओवरऑल प्लैनेट की हेल्थ में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए ये चीज़ जो है रिपोर्ट करती है। एंड द रिपोर्ट प्रेजेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू द लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के थ्रू ये WWF इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। आपको इसमें बताना है कि कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच है। भीतरकनिका ऑलिव रिडले टर्टल्स, दालमा हिल्स वाइल्ड एलिफेंट्स, काजीरंगा वन हॉर्न राइनोस, दाचीगम एशियाटिक लॉयन। तो इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? तो यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, भीतरकनिका ऑलिव रिडले जो टर्टल्स होते हैं भीतरकनिका में मिलते हैं, दालमा हिल्स में वाइल्ड एलिफेंट्स मिलते हैं, काजीरंगा में वन हॉर्न राइनोस भी मिलते हैं, लेकिन दाचीगम में एशियाटिक लॉयन नहीं है। एशियाटिक लॉयन का जो प्लेस है वो आपका गिर फॉरेस्ट है। तो दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Now we are moving toward the fourth question. Program for capacity building of elected women representative of panchayat has been launched at। जो प्रोग्राम कैपेसिटी बिल्डिंग है इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स पंचायत के अंदर, ये कहाँ लॉन्च किया गया? और ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है, ये नागौर राजस्थान में है, रांची झारखंड में है, पटना बिहार में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। एंड द करेक्ट आंसर इज रांची झारखंड। इसके बारे में बात करें तो प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायत हैज़ बीन लॉन्च एट रांची। तो ये याद रखेंगे, कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे हुआ है, नागौर का नाम कई ऑप्शंस में होता है। तो याद रखेंगे रांची झारखंड में प्रोग्राम जो कैपेसिटी बिल्डिंग है इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के लिए। और प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री और ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और द प्रोग्राम एम फॉर एम्पावरमेंट एंड एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। तो वुमेन्स के स्टेटस को और भी बेहतर करने के लिए ये स्टेप लिया गया है झारखंड में, रांची के अंदर। Now the fifth question of today's session is, which of the article ensure that directive principle of state policy cannot be enforced by any court? ये जो आर्टिकल है, किस आर्टिकल से कहा जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल नेचर में, कि वो एनफोर्स नहीं की जा सकती किसी भी कोर्ट में जाकर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आप जाकर ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये प्रोविजन दिया हुआ है तो इसको क्यों नहीं
अप्लाई किया गया, तो दैट इज गिवन इन विच आर्टिकल, आर्टिकल 31, 38, 37 या 39, एंड द करेक्ट आंसर इज इट इज गिवन इन 37। तो याद रखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, ऐसा दिया गया है आर्टिकल नंबर 37 में। और आर्टिकल 37 की बात करें तो इसमें अंडर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर 4 आर नॉन एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट बट दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो उसको जो है लॉ बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं है। स्टेट शुड कीप दीज प्रिंसिपल इन माइंड while formulating policies and enacting laws. Now we are moving towards the sixth question, which article of the Indian Constitution provides for the employer to give maternity benefits to its employee। जैसे आपने देखा होगा कई तरह की मैटरनिटी लीव्स होती हैं, कई तरह के फंड्स होते हैं, तो किस आर्टिकल में ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि एम्प्लॉयर को मैटरनिटी बेनिफिट्स देने पड़ेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को? आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 42 में, आर्टिकल 43 में या आर्टिकल 44 में? एंड द करेक्ट आंसर इज इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 42। ये काफ़ी न्यूज़ में है अभी, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आर्टिकल 42 जो है वो एम्पावर करता है एम्प्लॉयर को कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मैटरनिटी बेनिफिट्स दें। तो आर्टिकल 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड directive of just and human condition of work and maternity relief. Article 43 and 44 talks about living wages for workers and uniform civil code respectively, और article 14 जो है वो right to equality की बात करता है। Now we are moving toward the seventh question, the basic architecture of computer। जो बेसिक आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर का वो किसने डेवलप किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने, चार्ल्स बैबेज ने, ब्लेसिस पास्कल ने या गार्डन मूरे ने? एंड द करेक्ट आंसर इज जॉन वॉन न्यूमैन ने बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर को डेवलप किया था। जॉन वॉन न्यूमैन की बात करें तो 1945 में एक प्रोफेसर थे न्यूमैन, जो कि वर्क करते थे मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग इन फिलाडेल्फिया यूएसए में, एंड वेयर दी एनिक हैड बीन डेवलप्ड। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया था। इशूड ऑन द बिहाफ ऑफ ग्रुप ऑफ हिज कोवर्कर्स अ रिपोर्ट ऑन लॉजिकल डिजाइन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। तो याद रखेंगे प्रोफेसर जे वॉन न्यूमैन ने जो है आर्किटेक्चर को डेवलप किया। Now we are moving toward the eighth question, and it is a very important question of current affair कि Dash is a planned city in India। वाराणसी है, श्रीनगर है, पुणे है या चंडीगढ़ है? कि कौन सी इंडिया में प्लांट सिटी है? द प्लांट सिटी इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ की बात करें तो ये प्लान सिटी इन इंडिया, चंडीगढ़ इज इंडियाज फर्स्ट प्लान सिटी एंड नोन फॉर इट्स लेआउट विच वॉज डिजाइन फॉर द पीपल। चंडीगढ़ वॉज क्रिएटेड जस्ट फॉर दिस एंड द प्रोजेक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड न्यू सिटी टुक ऑन ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू पर्सनल इंटरेस्ट इन इट। तब जो है चंडीगढ़ को स्टैब्लिश किया गया था। पंजाब की एक बहुत जो है पंजाब हरियाणा की कैपिटल भी है, यूटी भी है, तो ये एक प्लांट सिटी है इंडिया की। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नाइन्थ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ विलेज पंचायत। कि विलेज पंचायत जो होती हैं, जिनको आप ग्राम पंचायत या ग्राम सभा भी कहते हैं, उनके क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं, क्या प्रशासनिक गतिविधियां वो नहीं कर सकते? प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एंड ड्रेनेज, प्रोवाइडिंग बरियल एंड क्रिमेशन ग्राउंड, प्रोवाइडिंग कॉलेज एजुकेशन या मेंटेनेंस ऑफ रोड। तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। सैनिटेशन और ड्रेनेज किया जाता है, बरियल्स और क्रिमेशन ग्राउंड्स दफनाने के लिए और जलाने के लिए जो शमशान घाट होते हैं उनको डेवलप करना, मेंटेनेंस ऑफ रोड को करना, लेकिन वो जो स्कूल एजुकेशन तक प्रोवाइड कर सकते हैं, उनमें कॉलेज एजुकेशन नहीं है। तो प्रोवाइडिंग कॉलेज एजुकेशन इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ अ विलेज पंचायत। और अंडर आर्टिकल 243G ये भी याद रखेंगे कि इंडिया हैज़ बीन कन्फर्ड विद 29 फंक्शनल आइटम्स टू वर्क एट, एंड दीज इन प्रोवाइडिंग सैनिटेशन, ड्रेनेज, प्रोवाइडिंग बरियल एंड क्रिमेशन ग्राउंड, जो आपका 12th शेड्यूल है। और आर्टिकल 243G में पंचायत के अंदर दिया गया है 29 फंक्शनल सब्जेक्ट, जिसमें सैनिटेशन आ जाता है, ड्रेनेज आ जाता है, बरियल एंड क्रिमेशन ग्राउंड्स, मेंटेनेंस ऑफ रोड, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, रूरल हाउसिंग, फिशरीज, और इट ऑल्सो इंक्लूड अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी इंक्लूड है, लेकिन इसमें कॉलेज एजुकेशन नहीं आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 243G, 29 सब्जेक्ट्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फाइनल क्वेश्चन। कोयर, कोपरा, कोकोनट, कैशू आर मेनली एक्सपोर्टेड फ्रॉम। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। कोयल, कोपरा, कोकोनट, कैशू, ये कहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं? मुंबई से, कोचिन से, तूतीकोरिन से या चेन्नई से? एंड द करेक्ट आंसर इज इट इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम कोचिन। तो कोयल, कोपरा, कोकोनट, कैशू आर मेनली एक्सपोर्टेड फ्रॉम कोचिन बिकॉज केरला इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दीज प्रोडक्ट। तो केरला से ये सारी चीज़ें जो है आपका एक्सपोर्ट होती हैं। तो होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। अगर इस लेक्चर की आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम चैनल है हमारा, इस पे सारे करंट अफेयर्स भी कवर कराए जाते हैं, तो इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।